डियर पेरेंट्स, मैंने अपना जो लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि कुछ फूड्स हैं जो कि बच्चे को एलर्जी क्रिएट करते हैं। तो उस वीडियो के अंदर मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए हैं पेरेंट्स के, मदर्स के, कि बच्चे को ये फूड खिलाएं कि नहीं खिलाएं, गेहूं का दलिया देना है कि नहीं देना है तो कब देना है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि ये फूड एलर्जी होती क्यों है, कितनी कॉमन है, इससे कैसे बचा जाए, इसका कैसे इलाज किया जाए। तो जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं, बहुत से क्वेश्चंस आए, तो मैंने उनको थोड़ा शॉर्ट लिस्ट करा है और वन बाय वन मैं कोशिश करता हूं कि उसकी अपन क्लियर करें। सबसे पहले कि फूड एलर्जी होती क्या है। देखिए, कोई भी जो एलर्जी है वो हमारी बॉडी का कोई एक अनएक्सपेक्टेड या डिफरेंट एक्शन, या यूं कह दीजिए कि एक डिफरेंट रिएक्शन है। आप उसके लिए सोचते नहीं हो, आप उसके लिए एक नॉर्मल एक्शन चाहते थे लेकिन बॉडी ने डिफरेंट काम किया है। जैसे ही खाना खाया बच्चे ने, उसके बाद कोई रैशेज हो गए हैं, खुजली चलने लग गई है, छींकें आने लग गई हैं, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि खाना तो सही था। तो ये जो चीज़ है, दिस इज एलर्जी, या मेडिकल टर्म में ये कहें कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, वो किसी एलर्जन के लिए या किसी एंटीजन के लिए एक्टिवेट हो गया है। मतलब ये जो एलर्जी कंडीशंस हैं, यहाँ पर हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो हाइपर एक्टिव हो गया। फूड एलर्जी होती क्यों है, इसका कारण क्या है, ये फूड एलर्जी हुई क्यों। देखिए, इसके पीछे की जो साइंस है, मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ कि जैसे ही बच्चे ने खाना खाया, अब जो खाने के अंदर जो प्रोटीन्स के जो मोलिक्यूल्स हैं, वो उनको हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उनको ऐसे कंसिडर करता है जैसे कि कोई एलियन आ गया हो और वो इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो इम्यून सिस्टम सडनली एक्टिव हो जाएगा और वो उसे ख़त्म करेगा, और उसे ख़त्म करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स या सब्सटेंसेज ये हमारी डिफेंस सेल जो हैं वो सिक्रीट करती हैं। तो यूँ मान लीजिए कि उन दोनों के बीच में एक छोटी वॉर हो गई है, एक बैटल हो गई है, और डिफेंस सेल ने कुछ केमिकल सिक्रेट करे। उन केमिकल्स में से एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिन, और ये हिस्टामिन उधर उस एलियन को तो खत्म किया ही जाता है, साथ में हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पर, अलग अलग जगह पर वो अलग अलग रिएक्शन लाता है। मतलब जो ज़्यादातर एलर्जीज का कारण है वो ये केमिकल है जिसको हमने हिस्टामिन नाम दिया है। इसीलिए जो इसमें जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं एलर्जी के लिए, उनको हम बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक्स। तो दिस इज कि भाई एंटी हिस्टामिनिक्स जो है वो हिस्टामिन के अगेंस्ट काम कर रही हैं, और हिस्टामिन की वजह से एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे थे। अब ये है कि फूड एलर्जी के लक्षण क्या क्या हैं। आप कैसे पता करेंगे कि मेरे बच्चे को फूड एलर्जी होगी है। देखिए, ज़्यादातर जो एलर्जी है वो हमारी बॉडी के 3 पार्ट्स पे काम कर रही है। नंबर 1 स्किन पर, नंबर 2 रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे जहाँ से हम सांस लेते हैं पूरा, और नंबर 3 जो है वो है हमारा पेट का भाग या आंतों वाले भाग पे। तो वो जो साइड इफेक्ट हिस्टामिन के आ रहे थे या दूसरे कुछ केमिकल्स के जो आ रहे थे, वो इन 3 मेन जगह पे आएंगे। तो आप अपने बच्चे को जब खाना खिला रहे हैं और आपको डर है कि कहीं उसे एलर्जी के तो नहीं हो रही है, तो आप इन 3 जगह को मेन फोकस करना, इन 3 जगह पे मेनली देखना। अब स्किन पे क्या क्या हो सकता है। स्किन पे कोई रैशेज आ सकती हैं, छोटी रैशेज भी आ सकती हैं, या कुछ बड़ी रैशेज भी आ सकती हैं जिनको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं, या फिर हीव्स उनको कहा जाता है। तो अर्टिकेरियल रैशेज आ सकती हैं, ईचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। हाथ या पैर में आप देख सकते हैं कि बच्चे के सडनली खाना खिलाया और स्वेलिंग आ गई है, या फिर लिप पे स्वेलिंग हो सकती है। आईलिड्स जो हैं यहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, जिनको कि पफी आईलिड्स कहा जाता है। तो ये कुछ स्किन के जो कॉमन हैं, ये इस तरह की प्रेजेंटेशन आ सकती है। दूसरा हमारा रहता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे क्या हो सकता है, सडनली बहुत छींकें आनी चालू हो जाएंगी, खांसी स्टार्ट हो सकती है, और वाटरी आइज हो सकती हैं, आंखों में से पानी आने स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि इतनी खांसी हो कि रुके नहीं, परसिस्टेंट कफ जिसको बोल रहे हैं कि वो खांसी बहुत लंबी चल रही है, सीवियर हो रखा है, और चेस्ट में टाइटनेस भी हो सकती है। आप घबरा सकते हैं कि ये सडनली क्या रिएक्शन हो गई है। थर्ड, इंटेस्टाइन के ऊपर, वहाँ पर क्या अफेक्ट्स आ सकते हैं।
बच्चे को सडनली डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, कई बार इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर छाले हो सकते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड आएगा और वो जो स्टूल्स आ रहे हैं उसमें ब्लडी स्टूल हो सकता है। या फिर कोई ऐसा खाना जो बहुत समय तक दिया जा रहा है जिसके बहुत इस तरह के एक्यूट सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा हो, पुअर वेट गेन जिसको बोलते हैं, उसके पीछे भी एक ऐसा एलर्जी का कारण हो सकता है कि ऐसा कोई खाना उसकी डाइट में जा रहा है जिसकी वजह से वो वेट गेन नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों ये 3 जगह मेन है, स्किन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है एंड इंटेस्टाइन है। इन 3 जगह पे मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं। कई बार दूसरे लक्षण भी होते हैं लेकिन वो बहुत रेयर केसेज में होते हैं, और बहुत रेयर केसेज में एक बहुत खतरनाक रिएक्शन भी आ सकती है जिसको हम कहते हैं एनाफाइलेक्सिस। सडनली बच्चा शॉक में जा सकता है, बीपी ड्रॉप हो जाएगा, बट वो बहुत रेयर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि ऐसे कौन से फूड हैं जिनसे कि आपको शक है कि भाई यहां पर एलर्जी हो सकती है। तो देखिए, एलर्जी किसी भी फूड से हो सकती है, पहली बात तो, लेकिन 9 ग्रुप फूड्स के ऐसे हैं, 9 ग्रुप्स ऐसे फूड के हैं जिनके ऊपर की जहां से कॉमनली हम लोग एलर्जी को देखते हैं। उसमें नंबर 1 डेयरी प्रोडक्ट्स, या आप यूं कह दीजिए मिल्क, और मिल्क में भी काउज मिल्क। क्योंकि देखिए काउज मिल्क इसलिए क्योंकि सबसे पहले यूजुअली वही दिया जाता है, 1 साल से पहले स्टार्ट कर देते हैं, कई लोग तो 6 महीने से पहले भी स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लक्षण ज़्यादा दिखाई दिए जाते हैं, वो केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, इसलिए आप इसको नंबर 1 कर सकते हैं। तो काउज मिल्क हो गया है। नंबर 2 एग प्रोटीन या एग वाइट, ये भी एलर्जी का एक बड़ा कारण है। नंबर 3 आपके पास में पीनट्स, अगर एलर्जी वाले फूड्स में कोई सबसे ज़्यादा बदनाम है तो पीनट्स से बहुत एलर्जीज बड़ी संख्या में देखी जाती हैं और सीवियर भी देखी जाती हैं। उसके बाद ट्री नट्स, चाहे वो आपके काजू हैं, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, इनसे एलर्जीज देखी जाती है, ट्री नट्स से। फिर उसके बाद में सोया प्रोडक्ट्स हो सकते हैं 6 नंबर पर। फिर उसके बाद में आपके पास में फ्रूट्स, यस फ्रूट्स के अंदर कौन आ सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, जो कि खटाई, जिसमें से कि खटास है, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो भी कुछ एलर्जीज करते हैं, तो फ्रूट्स में एक यही कैटेगरी दी हुई है। उसके अलावा शेलफिश में क्रैब्स हैं, प्रॉन्स हैं, इनसे एलर्जी हो सकती है। व्हीट, जी हाँ दोस्तों, गेहूं से एलर्जी हो सकती है। एंड कॉर्न भी एलर्जी का एक कारण है। इसके बाद पूछा गया कि एलर्जिक फूड्स खिलाएं या नहीं खिलाएं। अब ये जो ग्रुप मैंने आपको बताए, अब इनको बच्चे को खिलाना है कि नहीं खिलाना, या अगर खिलाना है तो कब खिलाना है, कैसे खिलाना है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो ये रिकमेंडेशन थी, कुछ इस तरह से था कि दूध हम 1 साल तक नहीं देंगे, अंडे 2 साल तक, नट्स 3 साल तक। लेकिन लेटर ऑन रिसर्चेज में ये देखा गया कि जब भी हमने अगर बच्चे को ये फूड्स खिलाए नहीं हैं, उसके बाद भी उससे एलर्जी से बचाव तो हुआ नहीं, उसे बाद में एलर्जी तो प्रेजेंट हुई। और कुछ रिसर्चेज में ये देखा गया कि अगर हल्की मात्रा में, कम मात्रा में ये एलर्जी वाले फूड्स बच्चे को इंट्रोड्यूस किए जाएं जल्दी, जैसे हम 6 महीने बाद खाना स्टार्ट कर देते हैं, सॉलिड फूड्स स्टार्ट किए जाते हैं, तो अगर अर्ली उसको स्टार्ट किए जाएं कम मात्रा में, तो कुछ केसेज में देखा गया कि एलर्जी से बच्चे बचे रहे। तो अभी लेटेस्ट गाइडलाइन, लेटेस्ट रिकमेंडेशन कुछ इस तरह की आई है कि आप एलर्जी वाले फूड्स को कम मात्रा में खिलाएं, स्टार्टिंग के अंदर से दे सकते हैं जब आप 6 महीने बाद स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो मैंने फूड्स के ग्रुप बताए हैं एलर्जी वाले, इसमें आप एक बार में एक ही फूड को इंट्रोड्यूस कीजिएगा और उसे फिर 3 से 4 दिन तक ये देखें कि कहीं उससे एलर्जी के लक्षण तो नहीं आ रहे। उसके बाद फिर नेक्स्ट फूड ग्रुप पे आ जाइए अगर नहीं आ रहे हैं तो ये इस तरह का एक तरीका है कि आप अर्ली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार में एक फूड देना है, उसको 3 से 5 दिन के बीच ऑब्जर्व करना है, फिर नेक्स्ट फूड को इंट्रोड्यूस करना है। फिर फ्रेंड्स ये पूछा गया कि यदि फूड एलर्जी के साइन बच्चे को मिल रहे हैं तो अब हमें क्या करना है। देखिए सिंपल सी गणित है,
आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए, पीडियाट्रिशियन के पास जाइए या एलर्जी के डॉक्टर के पास जाइए। नेक्स्ट फूड जो होगा, अब ये जो फूड जिससे एलर्जी के लक्षण आए हैं, ये आपका जो डॉक्टर है इसे दोबारा देना है कि नहीं देना, और देना है तो किस तरह देना है, ये आपका जो डॉक्टर है वो आपको बताएगा। फिर यह है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी बच्चे में एलर्जी के साइन आते हैं और किसी में नहीं आते हैं। तो देखिए, जिस तरह से हर बच्चे की शक्ल अलग है, उसी तरह से उसका जेनेटिक जो है वो भी अलग है। तो ये सारा का सारा जो गेम है, सारा खेल है, ये जीन्स का है। किसी बच्चे के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इसमें तो कुछ नहीं आएगा, दूसरे बच्चे के अंदर आपने खिलाया और उसके अंदर इस तरह के एलर्जी के लक्षण आ गए। तो ये सारा का सारा जीन्स की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये पूछा गया कि एलर्जी के लक्षण खाने के कितनी देर बाद दिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ मतलब सब डिफरेंट है। किसी बच्चे के अंदर हो सकता है कि उसने इधर खाना खाया और आधे घंटे के अंदर आप ये लक्षण देखें कि उसके शरीर पर रैशेज आ रही हैं, या उसे छींकें आ गई हैं, या दूसरे सिम्टम्स चालू हो गए हैं। तो कोई बच्चे के अंदर 2 से 3 दिन में भी आ सकते हैं। तो हर बच्चे के अंदर डिफरेंट टाइप का प्रेजेंटेशन होता है। जल्दी भी आ सकते हैं, बहुत कुछ घंटों के अंदर आ सकते हैं, कुछ मिनटों में भी स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर किसी के अंदर 1 से 2 दिन में बाद में भी आ सकते हैं। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि फूड की क्वांटिटी से भी इसका रिलेशन है। कई बार यदि हम एक निश्चित मात्रा बच्चे को खिलाते हैं तो वहाँ पर उसे कोई दिक्कत नहीं आती है, एलर्जी के कोई लक्षण नहीं आते हैं, और जैसे उस मात्रा से ऊपर बच्चा खाता है तो उसके बाद एलर्जी के लक्षण आने लग जाते हैं। तो ये सिंपली यहाँ पर मेरा मदर से एक सजेशन है ये उनको, कि आप ये ध्यान रखें जब भी बच्चे को खिला रहे हैं कोई भी खाना, आपके पास ध्यान होना चाहिए कि मैंने आज इसे क्या खिलाया है और उसके बाद ये लक्षण आए हैं बच्चे के अंदर। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक ही खाने को डेली उसी खाने को खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा एक बार एक खाने को लगातार खाता है कुछ दिन तक, तो भी उसमें फिर एलर्जी के लक्षण आने लग जाते हैं। तो ऐसे में आप ये रोटेशन वाली जो डाइट है, तो आप रोटेट करते रहिए, चेंज थोड़ा सा उसको करते रहिए। नेक्स्ट, कि क्या फूड एलर्जी लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बड़ी टेंशन है पेरेंट्स के लिए। एक बार बच्चे को स्टार्ट हो गया तो क्या वो जिंदगी भर परेशान रहेगा? तो यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ज़्यादातर एलर्जी वाले ये जो बच्चे हैं या ये जो फूड हैं, उनसे बच्चा बाहर निकल आता है जैसे जैसे समय के साथ में, कुछ सालों बाद। लेकिन डिपेंड ये करता है कि उसे एलर्जी हुई किस चीज़ से, क्योंकि कई फूड में, ज़्यादातर फूड में वो बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ फूड में उसे लाइफ लॉन्ग परेशान रह सकता है वो। तो ऐसी स्थिति में हमारे को उस फूड को उससे दूर रखना होगा। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे को एलर्जी हुई किससे। क्या एलर्जी का कोई क्योर है? देखिए, क्योर तो कोई नहीं है इसका। हाँ, जो सिम्टम्स आ गए हैं इनको उस समय ठीक किया जा सकता है। बच्चे की स्थिति थोड़ी ख़राब है तो उसे सुधार किया जा सकता है, लेकिन उससे बचा नहीं जा सकता है। वो तो समय के साथ ही ठीक होगी, या हो सकता है अगर परसिस्ट भी कर जाए तो ऐसी स्थिति में यदि मदर्स ये देखती हैं या पेरेंट्स ये देखते हैं कि बच्चे को एलर्जी, हमने खाना खिलाया और उसे एलर्जी के लक्षण हैं, तो प्लीज़ उस समय पैनिक मत होइए। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक डेटा रख सकते हैं अपने पास में, फूड का एक चार्ट बना सकते हैं कि हाँ, मैंने आप बच्चे को ये खिलाया, उसके बाद ये लक्षण आए, तो पॉसिबली मेरे बच्चे को इससे एक एलर्जी हो सकती है। तो जब भी ऐसा कुछ आए, अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, अपने एलर्जी वाले जो डॉक्टर हैं आप उनको दिखा सकते हैं। और दोस्तों, मैंने अपने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ऐसी साइट्स जो कि एलर्जी से रिलेटेड हैं, कुछ अच्छी साइट्स हैं जिनको मैंने भी पढ़ा है, उनका मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। आप उन साइट्स पे जाकर के और नॉलेज ले सकते हैं फूड एलर्जी से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी कुछ शंकाएं जो थी, जैसे आपने कमेंट्स में मैं देख रहा था, कुछ ज़रूर दूर हुई होंगी। वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको रिप्लाई करूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।